हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में दोस्तों हमने लूसेंट फिजिक्स के मैकेनिक्स चैप्टर जो है फिनिश किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम ऊष्मा चैप्टर जो है शुरू कर रहे हैं और ये दोस्तों ऊष्मा चैप्टर का पहला पार्ट है। और इस पार्ट में दोस्तों हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 56 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 से। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की क्या हो जाती है दोस्तों? वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो दोस्तों किसी वस्तु का जो ताप होता है वह उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का जो है सूचक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होती है? अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ होता है कि वस्तु क्या हो गई है? उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ होता है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल क्या होती है? घट जाती है। वस्तु को दोस्तों अगर हम ठंडा करेंगे तो उसके अणुओं की क्या होगी? चाल घट जाएगी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा जिसे हीट कहते हैं एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोर्ड ने दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम है डेवी। अगला प्रश्न देखेंगे, जब किसी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य एवं उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका कितना मान होता है? तो दोस्तों इसका मान होता है 4186 जूल प्रति कैलोरी होता है, या दोस्तों 4.186 गुणित 10⁻6 अग्र प्रति कैलोरी होता है, या दोस्तों 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। इसका मतलब इसमें जो है उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन जो है इसमें सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9वां है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही है? तो दोस्तों यहाँ पे हम जानते हैं कि ऊष्मा जो होता है वो W/Q के क्या होता है? बराबर होता है। तो W/Q बराबर J, ये पहला वाला सही है। अगला प्रश्न है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है इसलिए। अगला प्रश्न है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी जो है गर्म होता है क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई जो है वो केल्विन होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों इसमें ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, जूल भी होता है, लेकिन दोस्तों डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 गुणित 10⁻³ जूल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या होता है? कारण यह है दोस्तों, गिर रहे जल की गति ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है क्योंकि दोस्तों ऊँट जो है अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 कहता है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक जो है वो अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, ताप युग्म तापमापी जिसे थर्मोकपल थर्मामीटर कहते हैं किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो दोस्तों थर्मोकपल थर्मामीटर सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप दोस्तों पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 223 है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जिसे दोस्तों टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यह दोस्तों पायरोमीटर जो होता है
स्टीफन के नियम पर आधारित होता है? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों सूर्य का ताप मापने के लिए पूर्ण विकिरण उतापमापी कहते हैं, इसके द्वारा मापा जाता है, जिसे दोस्तों पायरोमीटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यंक जो होता है वो निम्नतर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो दोस्तों विकिरण पायरोमीटर से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, थर्मोकपल डैश द्वारा बनाया जाता है? दोस्तों थर्मोकपल किससे बनाया जाता है? दो असदृश धातुओं के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, सूर्य का ताप मापा जाता है? सूर्य का ताप दोस्तों पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो दोस्तों पायरोमीटर किसे कहते हैं? विकिरण तापमापी को जो है वो पायरोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा सही है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है? C/5 बराबर F/32/9 होता है, जैसा कि दोस्तों दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, कितना होते हैं? तो दोस्तों जल के क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो दोस्तों केल्विन में मानव शरीर का समान तापमान 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 है, एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के दो तापमापियों में सामान्यतः किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होते हैं? तो दोस्तों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का तापमान जो है किस तापमापी पर संभव होता है? बराबर -40 डिग्री पर। तो पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35, न्यूनतम संभव ताप होता है? न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो वस्तु का ताप दिया है फ़ारेनहाइट भी दिया है और इसी को सेल्सियस में पूछ रहा है, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? C/5 बराबर F/32/9 लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों F की जगह क्या रख देंगे? 212 डिग्री रख देंगे। सॉल्व करेंगे दोस्तों इसी सूत्र में मान रखकर कितना आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगला प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो दोस्तों यहाँ पे 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में इसका तापमान कितना होता है? तो दोस्तों डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का टेम्परेचर 36.89 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 39 है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायु दाब मंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान कितना होगा? तो दोस्तों मसूरी में जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो दोस्तों सूत्र यही लगाएंगे, C/5 बराबर F/32/9। इसी सूत्र में दोस्तों C की जगह क्या रख देंगे? 60 और हल करेंगे तो फ़ारेनहाइट का मान कितना आएगा? 140 डिग्री आएगा। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43 है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि दोस्तों इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। अगला प्रश्न है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? इसलिए लगे होते हैं दोस्तों क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 45 है,
जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण होता है? इसका विशेष कारण है दोस्तों, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। जब दोस्तों गिलास विस्तारित होगा तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 46 है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो दोस्तों पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा, फिर बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पे 49 है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? क्योंकि दोस्तों उस समय गर्मी के कारण क्या होता है? ट्यूब फट जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 है दोस्तों, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? जब दोस्तों शीशे की छड़ भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई क्या होती है? अव्यवस्थित होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51 है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि दोस्तों उस समय लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे गेंद के अंदर क्या एक भरा रखा गया है? कोटर रखा गया है। यदि दोस्तों क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे तो कोटर का आयतन क्या होगा? कोटर का भी आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि दोस्तों पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 254 है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। इसका प्रमुख कारण ये होता है क्योंकि पाइप में पानी जमने पर क्या होता है? फैल जाता है, इसलिए पाइपें जो है फट जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ जाता है? क्योंकि दोस्तों धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 256 है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा? जल का तापमान दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।